नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रामसन एसएससी क्लास में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पर डे शाम को 8 बजे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के एस्पिरेंट्स के लिए हम लोग जीके जीएस और हिंदी का प्रैक्टिस सेशन लेके आया करते हैं, जिसमें कि दोस्तों हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस कवर कराते हैं, जिसमें कि जीके के 20 क्वेश्चंस रहते हैं और हिंदी के 20 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये केवल प्रैक्टिस सेशन है, तो आप लोगों को क्या करना है कि नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाना है और हर एक क्वेश्चंस का आंसर मुझको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, हम लोग दोस्तों जो प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कराते हैं। ठीक है, अभी जो आप लोगों के एग्जाम एसएससी जीडी वालों के चल रहे हैं, 2 फेज के एग्जाम फिनिश हो चुके हैं, अभी थर्ड और फोर्थ फेज अभी इसके एग्जाम बचे हुए हैं। तो जो इनके मतलब जिनको भी स्टूडेंटों को इनका एग्जाम देना है वो सभी के सभी आकर के इंपॉर्टेंट सेशन से जुड़ जाएं और मुझको हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर आज कौन सा 14 नंबर प्रैक्टिस सेट दोस्तों आज से स्टार्ट होने जा रहा है। हम लोगों ने अभी तक 13 नंबर प्रैक्टिस सेट यानी कि 13 मल्टीप्लाई 40 अगर करें तो 13 चौको 52 लगभग 520 क्वेश्चन हम लोगों ने जीके जीएस और हिंदी के फिनिश करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों पुराने प्रैक्टिस सेट भी देखिए और आज का प्रैक्टिस सेट भी देखिए। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, खाली स्थान में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था पहला वाणिज्यिक बैंक? दोस्तों 1911 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब? 1911 ईस्वी में पहला वाणिज्यिक बैंक स्थापित किया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका नाम था, क्या नाम था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 ईस्वी में, जिसका कि पूर्ण स्वामित्व भारतीयों के हाथों में था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो पहले अध्यक्ष यानी कि हेड थे वो थे सर फिरोज शाह मेहता। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है देवी अंबा निम्न में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अधिशास्त्री देवी है? किस अधिशास्त्री देवी कौन सी है? मतलब देवी अंबा दोस्तों भवाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों भवाई क्या है? लोक रंच मतलब ये एक क्या है कि एक नृत्य है। क्या है? भवाई नृत्य है दोस्तों। ये पश्चिम भारत का यानी कि हमारे गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में होता है। ठीक है, विशेष करके दोस्तों ये गुजरात में होता है, पश्चिम में है ना गुजरात, इसी वजह से भवाई नृत्य देवी अंबा का सबसे पहले अनुष्ठान किया जाता है यानी कि उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, हिंदुओं की ये देवी है और इनका दोस्तों अर्थ होता है अंबा यानी कि पृथ्वी यानी कि ब्रह्मांड की माँ। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की माँ देवी अंबा को कहा जाता है। गुजरात में भवाई नृत्य उसी की अधिशास्त्री देवी है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? भू संसाधन मानव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल इंसान ही ऐसा है जो कि भू संसाधन हमारे जितने हमारे पर्यावरण में संसाधन उपलब्ध है उनका हम लोग उपभोग भी करते हैं और उनका उत्पादन भी करते हैं। ठीक है, तो मानव ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया को चेंज कर देना है क्योंकि इंडिया लगा हुआ है और चेंज भी करना है, इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेंजिंग इंडिया किसने लिखी? मनमोहन सिंह ने लिखी है। दोस्तों 2004 से लेकर के, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 2014 तक मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। और दोस्तों 15वें नंबर के ये भारतीय गवर्नर भी रहे हैं रिजर्व बैंक के। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा चंपानेर यानी कि पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? चंपानेर पावागढ़ दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आया था गुजरात राज्य का भावाई नृत्य देवी अंबा से संबंधित था, अब आ गया है चंपानेर और पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान यानी कि बगीचा। ये दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2004 ईस्वी में इसको दोस्तों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना, पावागढ़ में दोस्तों क्या होता है कि पहाड़ी जो है वो लाल पीले रंग के चट्टानों से बनी है। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है पावागढ़ की चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताते जाना कि आप लोगों ने कौन से ऑप्शंस लगाए हैं। ठीक है, और अगर आप लोग
चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। आज दोस्तों मैं अभी थोड़ा जल्दी आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कह दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, कह रहा निम्न में कौन सा खेल कॉन्केकैफ गोल्ड कप से संबंधित है। कॉन्केकैफ गोल्ड कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फुटबॉल से। और एक कौन संबंधित है, संतोष ट्रॉफी, ये भी बहुत पूछता है। संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप ये दोस्तों फुटबॉल से। कॉन्केकैफ गोल्ड कप ये भी फुटबॉल से। वॉलीबॉल से, वॉलीबॉल को तो हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग अगर बेसबॉल का ये भी नहीं पता। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल हो जाएगा नेहरू कप, क्या हो जाएगा, नेहरू कप, ठीक है। और फेडरेशन कप। गोल्फ का हो जाएगा वाकर कप, राइडर कप। हॉकी का हो जाएगा बेटन कप और आगा खां कप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा प्रयाग प्रशस्ति खाली स्थान में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों ये संस्कृत में संकलित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रयाग यानी कि प्रयागराज। प्रयागराज दोस्तों किसका नाम है, इलाहाबाद का नाम है। तो दोस्तों इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं और इसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी कभी कभी आप लोगों से पूछ सकता है। इसको दोस्तों संस्कृत भाषा में संकलित किया गया था। समुद्रगुप्त का एक स्तंभ है, ठीक है ना। किसका है, समुद्रगुप्त का। आपसे ये भी पूछ सकता है ये किससे रिलेटेड है, तो ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी, रचना की थी इसकी हरिसेन ने। तो अब आपसे पूछ लेगा कि किस साम्राज्य के बारे में पता चलता है, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ये दिलवाड़ा, फलाना आड़ा, ये सब राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और इसी में दोस्तों एक हो जाएगी गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, वो भी राजस्थान में स्थित है, सिरोही में। शेर वो भी सिरोही में, दिलवाड़ा सिरोही में और जरगा उदयपुर में। ये पर्वत चोटियां हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और खाली स्थान वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई। कन्नौज में जयचंद का शासन चल रहा था, तो कौन से वंश के, तो दोस्तों कन्नौज के गहड़वाल वंश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन, गहड़वाल वंश, इसका दोस्तों था जयचंद। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी के बीच और गहड़वाल वंश के कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। कन्नौज को क्या कहा जाता है, इत्र नगरी कहा जाता है। क्या, इत्र नगरी कन्नौज को। और कन्नौज को दोस्तों पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कन्नौज के बारे में। कन्नौज क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, हमारे कानपुर के बगल में स्थित है। इत्र नगरी और पूर्व का ग्रास यानी कि खाने वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल स्वच्छ वायु दिवस मनाता है। स्वच्छ वायु दिवस किस लिए दिया, एयर फॉर मतलब क्लीन एयर, स्वच्छ वायु, ठीक है। कब मनाता है, 7 सितंबर को मनाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 7 सितंबर को ये मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कह रहा है चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन खाली स्थान कहलाता है। चुनाव का समय, अभी चुनाव का समय पश्चिम बंगाल में चल रहा था, साउथ में चल रहा था, सभी जगह बीजेपी ने मार दिया है। साउथ में थालापति विजय ने जीत हासिल कर दी है। तो अब कह रहा है कि राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंड और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है। ये दोस्तों आचार संहिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया। किस संगठन ने, मुस्लिम लीग ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। 1946 ईस्वी में इसने दोस्तों 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया था, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की थी, या तो हमारा भारत, विभाजित भारत या नष्ट भारत होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में खाली स्थान जल के साथ तीव्रता के अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है।
और भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड CaO+H2O इसकी दोस्तों रिएक्शन कराई जाती है तो CaOH का होल ट्वाइस, इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये जो दुकानों में जो मिलता है ना, यही होता है CaOH का होल ट्वाइस, बुझा चूना। यही जब ये बनती है तो इसके साथ बहुत एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा जब इसको पानी में चूनों को फुलाया जाता है तो बहुत एनर्जी ऐसे बॉयल होती रहती है, ठीक है ना, वही ऊष्मा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है और बहुत सारी एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो 800 से अधिक था। जनसंख्या घनत्व तो कहां 800 से अधिक था। दोस्तों ऑप्शन में तो हमारे कहीं नहीं दिया हुआ है कि 800 से अधिक था, दिया हुआ है केरल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 800 से अधिक यानी कि 860 लोग केरल में थे दोस्तों, 1000 मतलब 1 किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी कि 1 किलोमीटर के स्क्वायर में पूरे एरिया में देखा जाता है कि कितने आदमी रह रहे हैं। 860 आदमी रहते हैं केरल में, ठीक है। और सबसे ज्यादा दोस्तों जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, नंबर फर्स्ट में आता है बिहार, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पता है कि एक बिहारी सब पे भारी, ऐसा नहीं है, बिहारी यहाँ पूरे भारत में भारी है। चाहे जहां चले जाओ आपको बिहारी ही बिहारी मिलेंगे, जिस भी ट्रेन में बैठ जाओ बिहारी ही बिहारी मिलेंगे। तो 1106 जनसंख्या घनत्व है बिहार का, सबसे ज्यादा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड नंबर में आता है वेस्ट बंगाल, यानी कि 1028 वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, यानी कि हमारी इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई, पहले नोटिस पढ़ते हैं फिर उसके बाद आगे काम करते हैं। कह रहा है एसएससी जीडी 2026 वालों के लिए मैथ्स का हम लोग सेशन आपको पर डे बताते हैं कि सुबह 11 बजे हम लोग लेकर के आते हैं, ठीक है। 4 से 9 मई जो अभी सेकंड फेज के एग्जाम हुए थे, उसी का दोस्तों हम लोग संपूर्ण निचोड़ लेके आप लोगों को 2 दिन से आ रहे हैं, जिसमें कि टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग एक सेशन में कंप्लीट कराते हैं। 2 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट करा दिए, यानी कि 30 क्वेश्चन उसके निचोड़ के रूप लोगों में हम लोगों ने फिनिश करा दिए हैं, ठीक है। अभी जो थर्ड फेज में जिसके एग्जाम होंगे 18 से 23 मई के बीच में, उनके जो एग्जाम देने हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये सुबह 11 बजे का मैथ का सेशन, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों सुबह 11 बजे इस मैथ के सेशन से जुड़िए और अपने 20 के 20 जो क्वेश्चन आपके आने हैं ना, 20 को 20 क्वेश्चन अपने एग्जाम में करेक्ट करके आइए, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों हम लोग सेम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कि अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अभी पूछे जाने वाले प्रश्न है, एकदम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, सटीक शॉर्टकट और सबसे आसान तरीके से हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों सुबह 11 बजे जरूर जुड़िए। चलिए हम लोग अभी जीके जीएस और हिंदी का सेशन कंप्लीट करते हैं। कह रहा है माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। ये तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये तैराकी के लिए बहुत ही फेमस रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर अभी तक 23 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कितने, 23 गोल्ड मेडल और 3 रजत पदक, यानी कि उसको क्या कहते हैं सिल्वर मेडल, और 2 कांस्य मेडल। दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल ज्यादा जीते हैं, इसी वजह से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 28 पदक जीतने का शानदार रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ओलंपिक में सबसे अधिक पदक पाने वाले और सबसे अधिक स्वर्ण पदक पाने वाले व्यक्ति भी हैं ये माइकल फेल्प्स, ठीक है। अमेरिका के हैं, यानी कि यूएसए के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार है। मिजोरम राज्य का मुख्य त्योहार, ये दोस्तों चाप चार कूट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चाप चार कूट बांस, यानी कि सर्दियों में दोस्तों ये मनाया जाता है, बांस में मनाया जाने वाला त्योहार है। पहले इसको चाप दो फिर उसको कूट दो, ठीक है, यही होता है चाप चार कूट, मानसून के आने के बाद। हॉर्निबल त्योहार ये दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। ओणम ये दोस्तों केरल में मनाया जाता है, कहाँ पे, केरल में। और ये जो सागा दावा है ये मनाया जाता है सा से सिक्किम और सा से सागा दावा, ठीक है। तो मैंने चारों के चारों बता दिए, हॉर्नबिल नागालैंड, ओणम केरल, सागा दावा सिक्किम और चाप चारकूट मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम यानी कि CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था। किस वर्ष किया था, सेंट्रल, रूरल, अब ये स्वच्छता से कार्यक्रम से कुछ समझ में नहीं आया। चलिए तो यही हम लोग पढ़ लेंगे कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष इन्होंने शुरुआत की थी, तो 1986 में शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1986 ईस्वी में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है।
राजीव गांधी के नेतृत्व में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ सकता है कि कौन से प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का खालिस्तान ने किया था। किसने दोस्तों भारत मतलब आक्रमण किया था 712 ईस्वी में? मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 712 ईस्वी में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है ना, तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पंजाब में और सिंध में इसने विजय भी प्राप्त कर ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ए बी सी ये स्थित है। दफला पहाड़ियां नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दफला पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित है। ठीक है, किसकी? अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर यानी कि बॉर्डर पर स्थित है दफला पहाड़ियां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी का क्या अभिप्राय है? वीवीपीएटी, इसमें दोस्तों टी का अभिप्राय है ट्रेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रेल, यानी कि वोटर, एक वी से हो गया वोटर पहले वाले से, दूसरे वाले वी से हो गया वेरीफायर, वेरीफाइबल यानी कि वेरीफाई कर दिया गया। ठीक है, वेरीफाइबल। उसके बाद पी से हो गया पेपर, ए से हो गया ऑडिट और टी से हो गया ट्रेल। पेपर वेरीफाइबल, ऑडिट, ट्रेल, सॉरी वोटर वेरीफाइबल, पेपर, ऑडिट, ट्रेल। वोटर को हमको वेरीफाई करना है, यही है वीवीपीएटी, स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली है ये। ठीक है ना, वेरीफाई कर देना है क्योंकि हम लोगों को अपने वोटर को कि ये सही है, यानी कि फर्जी वोट डाल रहा है या कि वैध या लीगल वोट डाल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोगों के जीके जीएस के 20 क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। अब हम लोग हिंदी के 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें दोस्तों हिंदी में बस एक शर्त रहती है कि जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेके आया हूं उसमें दोस्तों केवल एक क्वेश्चन आप लोगों को गलत करने की छूट है। ठीक है, उससे ज्यादा अगर आप लोग क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर आप लोग अपने सिलेक्शन से अभी भी थोड़ा दूर रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप लोग बताइए, पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पीछे पड़ना, कि बेकार जीवन बिताना, बहुत श्रम करना या कठिन काम करना? तो पापड़ बेलना यानी कि बेकार जीवन बिताना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पापड़ बेलना यानी कि बेकार जीवन बिताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनिए। हमें कह रहा है गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, ये बिल्कुल राइट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त, मैं रोज कहता हूं हल्का फुल्का उपयुक्त चलेगा नहीं, सबसे उपयुक्त यानी कि सबसे सुटेबल चाहिए। कह रहा है उसका स्वर अत्यंत कर्कश है, यही ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्कश यानी कि बहुत बेकार, बहुत ही कठोर यानी कि बहुत ही बेसुरीला। ठीक है, यानी कि बहुत ही खराब बोल रही है, उसका स्वर अत्यंत कर्कश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहा है मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। तो दोस्तों मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तुम्हारे हित की जगह में कह रहा है क्या आएगा? तो मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुम्हारे हित के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारे हित का जगह में आ जाएगा तुम्हारे हित के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कह रहा है आज खाली स्थान प्रतियोगिता नहीं होगी। आज कौन सी प्रतियोगिता नहीं होगी? तो दोस्तों आज अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें दोस्तों हम लोगों से वर्तनी की पूछ रहा था, तो अंत्याक्षरी ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंत्याक्षरी, आज अंत्याक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी, यानी कि आज गाना नहीं गाया जाएगा, क्योंकि अंताक्षरी में
शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, और समय बिताने के लिए करना है वो कुछ काम। लेकिन आज अंताक्षरी होना नहीं है, तो हम लोग समय पढ़ाई से बिताएंगे, ठीक है, अंताक्षरी से नहीं बिताएंगे। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, सबसे उपयुक्त विकल्प बार बार पूछ रहा है। कह रहा है उसने अपनी भूल के लिए खाली स्थान, मतलब उसने अपने भूल के लिए दया मांगी। दया मांगी, दया तो हम करेंगे जब वो भूल कर देगा, तो उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब वो क्षमा मांगेगा फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दया करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, तो क्षमा मांगी यानी कि डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रशंसा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखना, प्रशंसा ए बी और डी गलत है, सी वाला बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुने, विलोम यानी कि अपोजिट। ठीक है, बताइए क्या होता है इसका विलोम? शुक्ल का, शुक्ल का विलोम पीत हो जाएगा, नील हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा या कृष्ण हो जाएगा। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शुक्ल का क्या हो जाएगा? शुक्ल का हो जाएगा कृष्ण, और श्वेत, श्वेत का हो जाएगा श्याम। ठीक है, नील, नील का हो जाएगा पील, यानी कि नीला, नीला का होता है पीला, यहां नीला कर दीजिए। पीत, पीत का हो जाएगा अपीत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, कह रहा है 10 रुपया में क्या आता है? कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों 10 रुपया वाले भाग में त्रुटि है, यानी कि यहां हो जाएगा 10 रुपए में। क्या 10 रुपया नहीं, 10 रुपए में क्या आता है? ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यानी कि डी नंबर ऑप्शन हम लोगों का राइट है। फर्स्ट पार्ट का मतलब आप लोग ऑप्शन ए ना लगा देना, या ढंग से देख लेना, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस का दोस्तों सिर्फ यही मजा है, आप लोग प्रैक्टिस अगर करेंगे और ऑप्शन, हर एक ऑप्शन मुझको कमेंट में बताएंगे, तो अब जब आप अपने एग्जाम में, क्या होता है दोस्तों, जब एग्जाम में हम लोग जाते हैं तो हमारे एक दो क्वेश्चन तो दोस्तों बिल्कुल हम लोग चाहेंगे कि ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं, ब्लैक कर रहे हैं, लेकिन हो जाता है सी नंबर गोला काला। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन तो अपने आप गलत हो जाते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और अपना जो सिलेक्शन का सपना है वो बिल्कुल पूरा कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इस बार थोड़ा टफ भी है, आप लोग जरा देख के सही से बताना। उन्मीलित या उन्मिलित या उन्मीलित। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी उन्मिलित आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उन्मीलित, यही हम लोगों को शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बातचीत करना। चलिए बातचीत करते हैं। कह रहा है जूतियों में दाल बांटना, ये दोस्तों आज तो बहुत ही स्टाइलिश वाला आ गया। जूतियों में दाल बांटना यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूती ये पहनने वाली, इसमें दाल बंट रही है यानी कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ठीक है, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका दोस्तों अब आप लोग बता दीजिए क्या होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करेंगे हम लोग। कह रहा है सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई, घर चली गई नहीं भैया, घर चले गए। ठीक है, अतिथि कहाँ चले गए? घर चले गए। अब जिसमें दिख जाए वही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभा समाप्त हो गई और जितने भी अतिथि थे वो घर चले गए। अतिथि देवो भवा, अतिथि तुम कब आओगे, ये सब मूवियों को मैंने नाम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा दिए गए मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, सबसे उपयुक्त शब्द कह रहा मित्रों ने अंकित का खाली स्थान परिहास किया, उपहास किया, व्यंग किया या हास किया, पर उसने बुरा नहीं माना। तो दोस्तों क्या होगा जरा आप लोग मुझको बता दीजिए। मित्रों ने अंकित का उपहास किया पर उसने बुरा नहीं माना, क्योंकि अंकित मेरा छोटा भाई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे अंकल का लड़का है यानी कि चाचा जी का लड़का है, इसीलिए मित्रों ने उसका उपहास किया और उसने बुरा नहीं माना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए।
समानार्थी यानी कि जो इसी की तरह समान अर्थ निकाल रहा हो। आंख, आंख का समानार्थी क्या होता है? आंख का समानार्थी होता है दृग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दृग, दृग के बाद हो जाता है लोचन, लोचन के बाद हो जाता है चक्षु। ठीक है, चक्षु के बाद हो जाता है अंबक, अंबक के बाद हो जाता है अक्ष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाले मैंने लिख दिए हैं। वासव, वासव, वासव का होता है इंद्र, इंद्र, इंद्र के बाद होता है सुरपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और होता है मधवा, मधवा के बाद होता है पुरंदर। ये सभी दोस्तों किसके? वासव के। धनुज, धनुज का हो जाता है दैत्य। क्या होता है? दैत्य। असुर, असुर के बाद हो जाता है राक्षस, राक्षस के बाद निशाचर। ठीक है, ये सब हो जाएंगे धनुज के। अंबु, अंबु ये दोस्तों पानी का है, यानी कि जल, जल के बाद नीर, नीर के बाद क्षीर, क्षीर के बाद सलिल, सलिल के बाद वारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। सिर्फ हमको एक शब्द लिखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाले को हम लोग क्या कहेंगे एक शब्द में? इसको हम लोग कह देंगे चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं रेक्टेंगल। ठीक है ना, सॉरी रेक्टेंगल तो आयत होता है, चार भुजाओं वाला यानी कि चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझको पता नहीं क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज यही कहते हैं, चार भुजाओं वाला। तो दोस्तों इस तरह से टॉप 15 क्वेश्चन हिंदी के हम लोगों ने कंप्लीट करा दिए और जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस, टोटल 35 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट करा दिए इस सेशन में आप लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मुझको कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने टॉप 35 क्वेश्चन में से अपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। ठीक है, और हाँ अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप लोगों को ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहें और आप लोगों का 2026 में सिलेक्शन का सपना बिल्कुल पूरा हो जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह 11 बजे। जैसा कि हम लोगों ने बताया है कि हम लोग एसएससी जीडी वालों के लिए और यूपी पुलिस वालों के लिए 15 क्वेश्चन लेके आते हैं पर डे मैथ के इंपॉर्टेंट वाले। तो आप लोग सुबह 11 बजे जरूर जरूर जुड़ना ना भूलें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं सुबह 11 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।